सबसे बड़ी बात आपने की पॉलिटिकल क्या राजनीतिक स्थिरता की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर अस्थिर कहां रहे हैं? जहां भी जीते हैं बहुमत के साथ जीते हैं, जो सरकार बनी है वो भी बहुमत की सरकार है, लोकसभा में पूरा बहुमत है और बहुमत से ज्यादा लोग एनडीए गठबंधन के अंदर हैं, तो राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न ही कहां उठता है? देखिए, राजनीतिक स्थिरता का सबसे बड़ा मापदंड है कि आप जो संघीय ढांचा है भारत का, उस संघीय ढांचे की कितनी इज्जत करते हैं। मुझे याद है कि जुलाई या अगस्त 2013 में जब राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक बहुत ही पैशनेट भाषण दिया था संघीय ढांचे को लेकर। और पिछले 4 वर्ष में जिस तरह से संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार किया गया है, असंवैधानिक तौर पर राज्यपाल का पद का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारें गिराई गई हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, अवैध ढंग से जिस तरह से गोवा, मणिपुर, मेघालय में सरकार बनाई गई है, कर्नाटक में इस बात के बावजूद कि जो गठबंधन था, चाहे वो चुनाव के बाद बना, उस गठबंधन के पास बहुमत था और बहुमत भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से सिद्ध कर सकती थी, उसके बावजूद राज्यपाल ने उनको मौका दिया और उसका हश्र क्या हुआ आपके सामने है। तो राजनीतिक स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव जीते, चुनाव जीत के बहुमत में आए और सरकार बनाए। राजनीतिक स्थिरता का यह मतलब है कि अगर विपक्ष चुनाव जीतता है तो आप उसकी भी कितनी इज्जत करते हैं। इस मापदंड के ऊपर यह सरकार दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष से पिछले 4 वर्ष में बिल्कुल विफल रही है। जितना प्रहार संघीय ढांचे पर पिछले 4 वर्ष में हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आपने 3 एग्जाम्पल, मैं समझता हूं मनीष भाई ने 3 एग्जाम्पल गिनाए, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक, जहां पर एक बार आप सरकार बना चुके हैं। अब कर्नाटक के अंदर मनीष भाई आप भूल गए, आप सरकार बना चुके हैं। जी मैं पहले की और बात की, आपने 2 बात मिक्स कर दी मनोज भाई। एक तो एक आपने संघीय ढांचा, मैं समझता हूं भारत में आजादी के बाद पहली बार टीम इंडिया बनी और टीम इंडिया के अंदर हर एक मुख्यमंत्री उसका सदस्य है। जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल में सारे निर्णय सारे मुख्यमंत्रियों के कहने से लिए, एक भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं हुआ। संघीय ढांचे के सम्मान का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? आप कह रहे हो संघीय ढांचे की अवहेलना की। संघीय ढांचे का सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना किया उतना पहले कभी भी नहीं हुआ। आप याद करिए क्या एक बार भी 356 का उपयोग किया है अभी तक? बंगाल का मैं प्रभारी हूं, बंगाल में रोज हत्याएं हो रही है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है। हमने आज तक कहा नहीं कि वहां पर 356 लगाए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 356 लगाए, सीपीएम के लोग कह रहे हैं 356 लगाए। मैंने तो नहीं कहा, मैं वहां का प्रभारी हूं। मैंने कहा ठीक है, हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे, हम वहां लड़ रहे हैं। 356 का प्रयोग सर्वाधिक इस देश के अंदर किसी ने किया है तो आपने किया, एक नहीं। गोवा के अंदर कांग्रेस का एक विधायक नहीं था, एक विधायक, सिंगल विधायक नहीं था। और पता नहीं रातों रात क्या हुआ, कांग्रेस, आप कल्पना कर सकते हैं एक भी विधायक जिस राज्य के अंदर नहीं हो, जिस पार्टी का, उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाए। पता नहीं कौन सा जादू का डंडा था आपके पास। प्रताप सिंह राणे उस समय मुख्यमंत्री बन गए गोवा के। तो अब ये जब खेल आपने खेला है, हमने तो खेला भी नहीं। हमने तो एक बार भी धारा 356 का प्रयोग किया तो बताइए कहां किया? जवाब दीजिए, एक बार भी धारा 356 का प्रयोग हुआ? देखिए, अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पाक साफ होता तो उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान न लेता कि हमको एक कानून बनाना पड़ेगा या हमको कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करने पड़ेंगे कि किस तरह से राज्यपाल को ऐसी परिस्थिति में जब किसी दल का पूर्ण बहुमत ना आए उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक होता तो उच्चतम न्यायालय उसको अपने संज्ञान में। मनीष भाई, आप उच्चतम न्यायालय की बात करिए ही मत। आपके फेवर में होती है तो आप उच्चतम न्यायालय के आरती उतारते हैं, और यदि आपके फेवर में डिसीजन नहीं होता तो आप अपीजमेंट ले आते हैं उनके खिलाफ। आप तो हमेशा अपने फेवर का हो, सब ये चाहते हैं। आपने बताइए, आपने कौन सा उच्चतम न्यायालय का सम्मान किया? अपीजमेंट कौन लेकर आया? इसलिए कि आपके खिलाफ फैसला हो गया लोया में, इस G2 में आपके पक्ष में फैसला हो गया, आपने आरती उतारी न्यायालय की। आपके खिलाफ होता है तो आप अपीजमेंट में चले जाते हैं, न्यायपालिका की बुराई करने लगते हैं। आप तो न्यायपालिका की बात करिए ही मत। आपकी पार्टी, आप वकील हैं,
आप तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, निजी लेवल पर आपकी पार्टी नहीं करती। बहुत क्षमा के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। कैलाश जी, आप इम्पीचमेंट की बात करिए, महाभियोग की। कैलाश जी बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और जब ये अपना पक्ष रख रहे होते हैं तो मैं उसके बीच में नहीं बोलता। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो थोड़ी सी सुनने का धीरज रखें, थोड़ी क्षमता रखें। देखिए, इन्होंने कहा कि जब चीज हमारे पक्ष में होती है हम उसका उपयोग करते हैं, जब चीज हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम गुहार लगाते हैं। वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है, और विपरीत इसलिए है कि गोवा में इनका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी। वहां पर क्योंकि कोएलिशन सूट करता था, पोस्ट पोल कोएलिशन सूट करता था, तो इन्होंने गोवा में वहां पे सरकार बना दी। मेघालय में जहां पे इनकी 2 सीटें थी, ये शून्य की बात करते हैं पुरानी, मैं तो अभी की वर्तमान की बात करता हूं कि जिस सरकार की, जिस दल की 2 सीटें थी, उन्होंने अपना मेघालय में सरकार बना दी। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट थी, 29 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, 31 बहुमत का आंकड़ा था। वहां पे इन्होंने पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार बना दी। और जहां पर पोस्ट पोल कोएलिशन में कांग्रेस और जेडीएस के आंकड़े अधिक थे, वहां पे इन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का प्रिंसिपल लागू कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि भाई हम जो हमारे अनुकूल है उसका उपयोग करते हैं, जो हमारे विपरीत है उसके ऊपर हम विरोध करते हैं, ये सही नहीं है। पिछले 4 साल का जो प्रमाण है वो इस बात को दर्शाता है कि जो लचीला मापदंड भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है वो इन्होंने अपनाया है। दूसरा, इन्होंने जीएसटी की बात की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने उठाया है। देखिए, मलेशिया में एक 92 साल के व्यक्ति मठहर मोहम्मद, जो 20 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने चुनाव जीता है। और चुनाव किस मुद्दे पे जीता है कि हम जीएसटी को रिपील करेंगे। जिस तरह से ये इनकी बात सही है कि एक सर्वसम्मति बनी थी जीएसटी को लेकर, लोकसभा में, राज्यसभा में राज्यों ने उसको पारित किया, पर जिस गलत तरीके से इन्होंने जीएसटी को क्रियान्वित किया है, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। देश का जो इनफॉर्मल सेक्टर है इकोनॉमी का, जो 91% रोजगार जनरेट पैदा करता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर ये जीएसटी की वजह से बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। और समय आ गया है इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या जीएसटी को इस रूप में चालू रखना चाहिए कि जीएसटी में बहुत ही भारी संशोधन करने की जरूरत है।